हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लक्ष्मीकांत का पार्ट नंबर 4 जो है, जो कि डील करता है स्टेट गवर्नमेंट से, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे आपको टोटल 9 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे लक्ष्मीकांत में। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गवर्नर। सेकेंड चैप्टर आपका चीफ मिनिस्टर के ऊपर है। थर्ड चैप्टर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर है। चैप्टर नंबर 4 स्टेट लेजिस्लेचर है। चैप्टर नंबर 5 हाई कोर्ट है। चैप्टर नंबर 6 आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट है। चैप्टर नंबर 7 आपका ट्राइब्यूनल्स हैं। चैप्टर नंबर 8 आपका कंज्यूमर कमीशंस के ऊपर है। चैप्टर नंबर 9 आपका लोक अदालत के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो 9 चैप्टर्स हैं अंडर द पार्ट 4 ऑफ द लक्ष्मीकांत स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो हम 1 बाय 1 जो है एज सुन एज पॉसिबल कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो गवर्नर के चैप्टर पे रहेगा। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नर किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से उनकी पोजीशन डिफाइन है, कौन से आर्टिकल्स में कौन से पार्ट में उनके बारे में मेंशन किया हुआ है, क्या क्या पावर्स हैं उनकी, क्वालिफिकेशन किस तरीके से है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट एज दैट ऑफ सेंटर। यानी जिस तरह से सेंटर में आपको गवर्नमेंट का जो पैटर्न देखने को मिलता है, सिमिलरली पैटर्न आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्ट 6 में जो है बेसिकली इसमें रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कहीं ना कहीं डील करता है गवर्नमेंट इन दी स्टेट। यानी पार्ट नंबर जो 6 है, ये बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे के सारे प्रोविजंस जो कि रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, देन हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्पेसिफिकली डील करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। और स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आपका आता है गवर्नर। ठीक है, सेकंड आपके आएंगे चीफ मिनिस्टर। थर्ड आएंगे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चौथा आएंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये 4 अथॉरिटी मिलके जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव बनाती है। इसी तरीके से हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा था। तो जिन जिन को याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, सबसे पहले उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं वो आपको बताना है। देन यहाँ पे देखने को मिलेगा दस देर इज़ नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट। यानी जिस तरीके से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आपको वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, उस तरह से वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस देखने को नहीं मिलता है पर्टिकुलरली स्टेट में। लाइक दैट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट द सेंटर में जैसे वो देखने को मिलते हैं, वैसे वाइस गवर्नर कोई ऑफिस स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली आपको ये आर्टिकल याद होना चाहिए, आर्टिकल 153 से लेकर 167 अंडर दी पार्ट नंबर 6 में। देन यहाँ बोला गया है द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। ठीक है, बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, तो गवर्नर मेन क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, याद रखना। यानी हर एक पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यानी जो भी एग्जीक्यूटिव काम होता है कहीं ना कहीं उनके नाम पे किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी लॉ लेके आना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को जो लीगैलिटी है कहीं ना कहीं तब मिलेगी जब वहाँ पे गवर्नर की साइन होंगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ जिस तरह से प्रेसिडेंट भी एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, सिमिलरली गवर्नर भी एक एग्जीक्यूटिव हेड की तरह अपनी पोजीशन एंजॉय करते हैं। देन यहाँ पे बताया गया द गवर्नर आल्सो एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ अ ड्यूअल रोल। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है कि एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मेन क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंटर में जो सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं किस तरीके से अपॉइंट करना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में कौन गवर्नर होगा, वो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट को बेसिकली बताती है। एंड प्रेसिडेंट फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि गवर्नर जो होते हैं स्टेट के एजेंट होते हैं। क्यों एजेंट होते हैं? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट देखो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरीके से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरीके से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं पता चल पाता है बाय द गवर्नर। ठीक है, क्योंकि गवर्नर वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव हेड है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं किस तरह से लॉज बनाए जा रहे हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसके बारे में जो नॉलेज है वहाँ पे गवर्नर को है, और गवर्नर के थ्रू जो है वो नॉलेज कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर कर पाते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से काम करे, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नर को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज़ अ डुअल रोल देखने को मिलेगा। पहला रोल कि उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हेड का होता है, सेकेंड रोल कि वो एक एजेंट की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। यूजुअली देर इज़ अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, बट द 7th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आया था, वो फैसिलिटेट करता है द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। तो नॉर्मली देखा ये जाता है कि हर एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर तो होता ही होता है, ठीक है। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 1956 में आया था, उसने कहा था ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट में एक ही गवर्नर होना चाहिए। कई बार अगर ज़रूरत पड़े तो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में सेम गवर्नर को आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब हम बेसिकली अपॉइंटमेंट देखेंगे गवर्नर का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते बताया गया है कि द गवर्नर इज़ नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज एज द केस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो गवर्नर है, ना ही उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना ही उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जैसा कि हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के केस में कि प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्पेशली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, तो वो सब मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उसके थ्रू जो है प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। बट गवर्नर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ही इज़ अपॉइंटेड, यानी गवर्नर की बात की जा रही है कि गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द वॉरेट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। तो यानी मेनली प्रेसिडेंट के द्वारा इनको बनाया जाता है। ही इज़ अ नॉमिनी ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, अगेन कि मतलब बेसिकली एजेंट कह लो, नॉमिनी कह लो, ठीक है। बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1979 में आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट एज अ एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंटर गवर्नमेंट। यानी जिस तरीके से आप देखते हो कि जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उनके अंदर काफ़ी सारे ऑफिस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप सेंटर सर्विस का जो भी एग्ज़ाम है क्वालिफाई करोगे तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो गवर्नर का जो काम है बेसिकली वो जॉब नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर रहा है। तो गवर्नर एज अ इंस्टीट्यूशन अपने आप में जॉब नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एंड इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल एंड सबॉर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी जब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन कहता है कि भाई मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता हूँ, तो काम करने का मतलब क्या है कि आप उनके सबॉर्डिनेट हो, कहीं ना कहीं आप उनके कंट्रोल पे काम करोगे, जैसा वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वैसे ही आप काम करोगे। अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उस हिसाब से होगा। बट जैसा कि हम जानते हैं कि आप IAS IPS को ले लो, वो एक जॉब है, ठीक है। बट अगेन गवर्नर जो है वो जॉब नहीं है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा कि इट इज़ नॉट द एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसकी खुद की कुछ इंडिपेंडेंट जो है फंक्शंस हैं, कोई ना कोई पोजीशन है जिससे उसके हिसाब से जो है काम करना है इंडिपेंडेंटली, ना कि वो किसी कंट्रोल में या फिर सबॉर्डिनेट होकर काम करें, ठीक है। तो ये बात क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में बोल दी थी। नेक्स्ट बोला गया है कि द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट on the base governor on the basis of universal adult franchisee, but the constitution assembly opted for present system of appointment of a governor by the president because of the following reason। यानी उस समय जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय देखा ये गया था कि जो गवर्नर है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन को मतलब बताया गया था कि गवर्नर जो भी आएंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। यानी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है जहाँ पे आपको देखना 18 साल से ऊपर के लोग जो है वोट दे के अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनते हैं, उसी तरह से गवर्नर को भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। ये बात ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई थी। बट जब फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, जब उन्होंने वहाँ पे गवर्नर से जो प्रोविजन बना रहे थे, तो उस केस में जो हम कह सकते हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर डायरेक्ट इलेक्शन को ना चूज़ करके उन्होंने बेसिकली अपॉइंटमेंट मेथड चुना कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर का। उसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले बताया गया है कि द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर इज़ इनकम्पैटिबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश बाय द स्टेट, क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे सेंटर में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस तरह स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर होगा वो जनता के द्वारा इलेक्टेड पर्सन है, तो अगर वो भी इलेक्टेड अगर आ जाए जनता के द्वारा और सिमिलरली आप गवर्नर को भी इलेक्ट करके भेज दो, तो एक ही सेंटर पे दो मतलब कह सकते हैं एक ही स्टेट में दो पार्टी किस तरीके से काम कर पाएगी। तो ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा, दोनों का क्लैश होगा। दोनों कहीं ना कहीं बोलेंगे कि भाई मेरे को तो जनता के द्वारा चुना हुआ है तो मैं इसलिए मैं ऐसे काम करूँ, दूसरा बोलेगा नहीं जनता ने तो मुझे चुना है, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो क्लैश कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। दैट्स वाई डायरेक्ट इलेक्शन का जो मेथड था उसको चूज़ नहीं किया गया गवर्नर के केस में।
सेकेंड यहाँ पे रीज़न बताया गया है, द मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज़ मोर लाइकली टू क्रिएट अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, कि अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन का मोड यूज़ भी करते हैं तो इस केस में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा जो कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में होने वाला है। ठीक है। थर्ड बोला गया द गवर्नर बीइंग ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड, क्योंकि हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर की जो पोजीशन है वो एक नॉमिनल हेड के रूप में है, एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग इलेबोरेट अरेंजमेंट फॉर दिस इलेक्शन। और क्योंकि वो सिर्फ नॉमिनल हेड ही है, यानी वो सिर्फ जो है बैक एंड में जो लोग हैं, मतलब जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो काम कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दी गवर्नर बस एक तरह से जो है फेस है। ठीक है, हम कह सकते हैं वो बस उस पर्टिकुलर कानून में जो बनाए जाएंगे उन पर साइन वगैरह करके अपनी उनकी जो लीगैलिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन करेंगे। इसके अलावा और कुछ जो है बेसिकली गवर्नर का ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है। तो जब गवर्नर एक नॉमिनल हेड की तरह ही हैं तो क्या तो किस पॉइंट पे हम उनको जो है इतने एलैबोरेट अरेंजमेंट करवा रहे हैं कि हम उनको जो है इलेक्शन करवाएंगे लोगों के द्वारा चुन के। हाँ ठीक है, लोगों के द्वारा इलेक्शन आप करवाओ, पर उन अथॉरिटी का करवाओ जहाँ पे उनके पास पावर हो। जिस तरह सीएम के पास एक पावर है कि किस तरीके से वो जो है स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स है उनके लॉ बना सकती है, तो जब लॉ मेकिंग पावर एक सीएम के पास है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास है, तो अगर आप एक गवर्नर को इस तरीके से अगर मान लो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अगर लेके भी आ जाते हो तो वो पावर उनके पास तो रहने नहीं वाली। जब पावर उनके पास इतनी है नहीं तो क्यों हम इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करें कि डायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे हैं। इससे तो हमारे रिसोर्सेज का भी जो है वेस्टेज होगा और इतना फ्रूटफुल रिजल्ट भी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एंड फॉर दिस इलेक्शन स्पेंडिंग ह्यूज मनी आउट ऑफ द मनी, अगर आप जाके खर्च करोगे तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। फोर्थ बोला गया द इलेक्शन ऑफ अ गवर्नर वुड बी इंटायरली ऑन पर्सनल इशूज़, hence it is not in the national interest so to involve a large number of voters in a such a election। यानी जब भी इलेक्शन किया जाता है गवर्नर का वो इंटायरली पर्सनल इशू पे बेस्ड होता है, यानी उसमें ऐसा कोई भी नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है कि वहाँ पे मतलब सारी ही जनता को मतलब वहाँ पे वोट देना पड़े और इलेक्ट करना पड़े। क्योंकि देखो पर्सनल इशू की बात की जा रही है कि जो मेन सेंटर है, मेन जो सेंटर गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं नज़र रखने के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है नहीं कर रही है उसको चेक करने के लिए जो है गवर्नर की पोजीशन को बनाई गई है। तो वो एक पर्सनल इशू पे बेस्ड है, तो उसको नेशनल इंटरेस्ट पे मत लेके आओ ना। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट पे लेके आओगे तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट यहाँ बोला गया है कि एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग टू अ पार्टी एंड वुड नॉट बी अ न्यूट्रल पर्सन एंड पार्शल हेड। ठीक है, यानी कि अगर मान लो किसी कारणवश अगर आप इलेक्शन कर देते हो गवर्नर का, तो जो भी इलेक्टेड गवर्नर आएगा तो वो नेचुरली होगा कि वो पार्टी से बिलोंग कर रहा है। बिकॉज इलेक्शन का मतलब ही यही है ना कि अगर मान लो आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना तो आपके पास एक पार्टी होनी चाहिए, आप पार्टी में से ही चुन के आओगे। तो अगर एक हम गवर्नर को इलेक्ट करके लेके आ रहे हैं और वो नेचुरली किसी पार्टी से बिलोंग कर रहा है, फिर आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो न्यूट्रल रहे। ठीक है, एक पार्टी से वो चुन के आ रहा है तो पार्टी के हिसाब से काम करेगा, पार्टी जिस तरह से डायरेक्शंस देगी उस तरह से डायरेक्शन पे वो काम करेगा, तो न्यूट्रल वो रह नहीं पाएगा, इम्पार्शियली वो काम कर नहीं पाएगा। तो फिर इलेक्शन करवाने का मेन मकसद हुआ ही क्यों ना। तो इससे अच्छा आप इलेक्शन मत करवाओ। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो किसी पार्टी से वो जुड़े नहीं होंगे, और किसी पार्टी से जुड़े नहीं होंगे तो न्यूट्रल वे में वो काम कर पाएंगे जो पर्टिकुलर काम उनका दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया था इलेक्शन ऑफ अ गवर्नर वुड क्रिएट अ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड दस इफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी अगर फिर भी अगर आप इलेक्शन करवाते हो तो एक तरह से सेपरेटिस्ट टेंडेंसी निकल के आएगी। क्यों? बिकॉज सीएम बोलेगा अरे बाप रे, भले ही गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं फिर भी आप उसको इलेक्शन करके लेके आ रहे हो, हमारा जो सीएम जो खुद है वो भी इलेक्शन के थ्रू आ रहा है, तो एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी डेवलप कर रहे हो आप वहाँ पे। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो पॉलिटिकली वहाँ पे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएंगी और कंट्री की यूनिटी को कहीं ना कहीं फिर हार्म पहुँचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन इनेबल्स द सेंटर टू मेंटेन इट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट। तो इसलिए कह सकते हैं कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही ऑप्शन चूज़ किया कि हमें बेसिकली प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट करवाना होगा गवर्नर को, यानी वो कहीं ना कहीं जो अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, और इस तरीके से जो सेंटर है वो मेंटेन कर पाएगा अपना कंट्रोल ओवर द स्टेट, ताकि स्टेट अच्छे से भी काम कर सके। ठीक है, वो चीज़ें सेंटर जो है इंश्योर कर पाएगा। बिकॉज सेंटर की ड्यूटी बनती है ना कि हर एक स्टेट हर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, एक फेडरलिज्म जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं अच्छे से अपना रोल प्ले करे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ अ गवर्नर क्रिएट्स अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन स्टेट।
ऑब्वियसली जब स्टेट में जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो कौन वहाँ से लीडर निकल के आएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर बहस हो सकती है, एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सीएम जो एक पर्टिकुलर पार्टी होगा वहाँ पे बोलेगा कि मैं इसका लीडर हूँ, ठीक है, दूसरी पार्टी अगर बोले कि नहीं मैं हूँ लीडर, तो वो जो लीडरशिप के ऊपर बेसिस पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर नेक्स्ट बोला केरल चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर अ गवर्नरशिप, हैंस अ सेकेंड रेट मैन ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज अ गवर्नर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को जिसको आप गवर्नर बनाना चाहते हो, अगर उसको इलेक्शन के थ्रू लाना चाहते हो, तो ऐसा हाई चांसेस हैं कि जो चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी से बिलोंग करता है अपनी ही पार्टी से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर दे कि हाँ भाई आप जो है बेसिकली गवर्नर बनने के लिए तैयार हो जाओ, गवर्नर की जो पोजीशन है उसके लिए कंटेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और अगर ऐसा हो गया कि सेम ही पार्टी से आप सीएम भी बन चुन के आ रहे हैं, सेम ही पार्टी से पर्सन नॉमिनेट होके जो है कंटेस्ट करके गवर्नर भी बन रहे हैं, तो एक सेकेंड रेट मैन ऑफ रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज अ गवर्नर। तो यानी सेकेंड कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी से आप देखने को मिलेगा कि वो पर्सन इलेक्ट होके आ रहा है। तो उस सिचुएशन पे आप देख सकते हो कि एक ही पार्टी से आपका सीएम भी चुन के आया है, गवर्नर भी चुन के आ रहे हैं, तो किस तरीके से फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो काम कर पाएंगे, एक न्यूट्रल वे में काम कैसे कर पाएंगे, और सेंटर के लिए भी जो कंट्रोल होगा स्टेट के ऊपर बनाए रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज उस समय वो जो गवर्नर होगा वो स्टेट के हिसाब से ही काम करेगा और सेंटर की जो है सुनने को ही नहीं मिलेगा। बिकॉज जो अगर मान लो स्टेट में अलग गवर्नमेंट है और सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, अगर सेंटर उस समय कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शन दे रहा है कि गवर्नर को कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, तो वो तो अपनी पार्टी की सुनेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट होने को दिखने को मिलेगा। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से जो फेडरलिज्म की बात करी है, किस तरह से बैलेंस बनाने की बात की है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं जो बैलेंस बनाने का जो काम है गवर्नर का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे रीजंस थे जिस बेसिस पे उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने असेंबली में जो है इन पर्टिकुलर रीजंस के तहत जो अपॉइंटमेंट सोचा, वो बेसिकली यही था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा गवर्नर को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि देयरफॉर द अमेरिकन मॉडल वेयर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है, वॉज अडॉप्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉप्टेड, सॉरी वो जो मेथड है कहीं ना कहीं हमने ड्रॉप कर दिया है। एंड द कैनेडियन मॉडल वेयर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस एंड स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, जो कि सेंटर होते हैं, वॉज एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास दो ऑप्शंस थे कि या तो अमेरिकन मॉडल की तरह हम अपने गवर्नर को इलेक्टेड डायरेक्शन मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड के फॉर्म में हम लेके आएँ, या फिर एक सेंट्रल कैनेडियन मॉडल के हिसाब से जो है सेंटर के पास पावर होनी चाहिए उसको नॉमिनेट करने की, उसको अपॉइंट करने की, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उन्होंने बेसिकली कैनेडियन मॉडल को चूज़ किया, बिकॉज कहीं ना कहीं जो अमेरिकन मॉडल है वहाँ पे देखने को मिलेगा हर एक स्टेट्स के पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो इसलिए उस बेसिस पे जो है कह सकते हैं स्टेट का जो गवर्नर होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकता है। बट क्योंकि कैनेडियन मॉडल है जो सेंटर को कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर देता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, और क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी जो है सेंटर के पास काफ़ी पावर्स देखने को मिलती है, तो उस बेसिस पे जो है देखने को मिलेगा कि हमने जो गवर्नर का जो मॉडल है कनाडा से लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं इस बेसिस पे कनाडा और हमारा मॉडल जो है सेम है, ठीक है, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। क्योंकि सेंटर के पास पावर रहेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नर को अपॉइंट करने की जो पावर होगी वो हमारे प्रेसिडेंट को मिलेगी। मतलब प्रेसिडेंट तो बेसिकली मान लो फेस है, बट उनके बिहाफ में जो बैकग्राउंड में कह सकते हैं बिहाइंड दी प्रेसिडेंट अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो वो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ ये पर्सन जो है इस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसको गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 क्वालिफिकेशंस जो है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ गवर्नर। यहाँ पे 2 ही चीज़ें दे रखी है। पहला कि वो पर्सन जो है जो अपॉइंट होगा एज अ गवर्नर की तरह वो पहले तो हमारा देश का नागरिक होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो कंप्लीट करना चाहिए एज ऑफ 35, एटलीस्ट उसको 35 ईयर्स उसकी क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी कि अगर कोई भी पर्सन गवर्नर बनना चाहता है तो ये 2 क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड होनी चाहिए।
इसके अलावा देखा जाए तो एडिशनली 2 कन्वेंशंस हैव बीन डेवलप्ड इन दिस रिगार्ड ओवर द ईयर्स। आप देखने को मिलेंगे 2 कन्वेंशंस फॉलो की जा रही हैं। पहला कि ही शुड बी आउटसाइडर, ठीक है, ऐसा लिखा नहीं हुआ है, याद रखना कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं हुआ है, बट एक कन्वेंशन यानी एक प्रथा चली आ रही है कि गवर्नर जो है आउटसाइडर होना चाहिए। दैट इज़ ही शुड नॉट बिलोंग द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। यानी अगर मान लो बिहार है, ठीक है, बिहार में अगर आप किसी पर्सन को गवर्नर की तरह अपॉइंट कर रहे हो तो वो पर्सन जो है बिहार से बिलोंग नहीं करना होना चाहिए। आप किसी असम के पर्सन को बना सकते हो या फिर साउथ की किसी जो आपकी स्टेट है वहाँ से किसी को बना सकते हो, बट बिहार का ही रहने वाला वो पर्सन जो है बिहार का गवर्नर नहीं बन सकता, कोई आउटसाइडर ही होना चाहिए, ठीक है। सो दैट ही इज़ फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं अगर वो इस एरिया से बिलोंग करेगा ना तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से हमेशा इन्फ्लुएंस होता रहेगा, और जब जब वो इन्फ्लुएंस होता रहेगा तब तक वो न्यूट्रल वे में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन लोकल पॉलिटिक्स से हमेशा फ्री रहे। सेकेंड कन्वेंशन चली आ रही है कि वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट with the chief minister of the state concerned so that the smooth functioning of the constitutional machinery in the state is ensured. However, both the convention have been violated in some of the cases, ठीक है। तो सेकंड में हमने देखने को मिला कि जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा तो जो क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, तो अपॉइंट करने से पहले उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे बेसिकली कंसल्ट करना होगा कि भाई हम आपके स्टेट में जो इस पर्सन को गवर्नर जो के फॉर्म में गवर्नर के तौर पे अपॉइंट करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो बता दो। मतलब वही है कंसल्ट करने की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, ताकि स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस पर्सन को एज अ गवर्नर के फॉर्म पे जो है लाया जा रहा है, ठीक है। बट अगेन मेन चीज़ वही आती है कि ये जो 2 कन्वेंशन है क्योंकि वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बस एक कन्वेंशन ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए ये कई बार देखने को मिलता है कि हर बार ये वॉयलेट होती है जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। देन आपको देखने को मिलेगा कि जो सरकारी कमीशन थी एक सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बेसिस पे कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो उस समय सरकारी कमीशन को बनाया गया था 1983 से 88 के टाइम पे इसने काम किया था इस कमीशन ने। एंड उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी थी विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कि किस तरीके से गवर्नर को अपॉइंट करना है, किस तरीके से उसको सेलेक्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो है रिकमेंडेशंस दी गई थी सरकारी कमीशन के द्वारा। तो उनकी उस रिकमेंडेशंस को हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। पहला बोला गया है कि ही शी शुड बी एमिनेंट होना चाहिए इन सम वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ पे बेसिकली वॉक ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फील्ड है, जिस भी फील्ड से आप चूज़ कर रहे हो, अगर मान लो एक साइंस की फील्ड है, वहाँ से अगर आप किसी साइंटिस्ट को ला रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा वेल नोन होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, उसने मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा अचीव किया हो, ठीक है। तो उस तरह का जो एमिनेंट पर्सन है उस पर्टिकुलर फील्ड का, अगर आप वो लेके आते हो तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू सरकारी कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि ही शी शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो अगेन ये कन्वेंशन चली आ रही थी, उसी कन्वेंशन को उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में इंक्लूड किया है कि जो भी गवर्नर आप चूज़ कर रहे हो, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में जा रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, आउटसाइडर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है ही शुड बी डिटैच्ड फिगर एंड नॉट इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। कि जो मेन जो वहाँ की, क्योंकि देखो अगर वो उस पर्टिकुलर स्टेट का होगा नहीं तो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही शी शुड बी पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू अ ग्रेट पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट में। यानी कि मेन चीज़ वही है कि पॉलिटिक्स में उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक वो किसी पॉलिटिक्स पार्टी से मतलब जुड़ा नहीं होना चाहिए, रिसेंट पास्ट में जो है उसने वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसी पर्सन को अगर आप चूज़ करते हो जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जो पॉलिटिकल पार्टी का किसी तरीके से मेंबर नहीं रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं पर्सन जो है न्यूट्रल वे में अपनी जो ड्यूटीज़ है वो है परफॉर्म कर पाएगा। अगर वो न्यूट्रल वे में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट अच्छे से फिर वो काम कर पाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं फ्रेमवर्क के अंदर जो है चीज़ें फिर वहाँ पे चल पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया सरकारी कमीशन ने कि इट इज़ डिज़ायरेबल दैट अ पॉलिटिशियन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इज़ नॉट अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट विच इज़ बीइंग रन बाय द सम अदर पार्टी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पार्टीज़।
यानी इसमें बोला ये जा रहा है सिंपली कि जो बेसिकली गवर्नर होना चाहिए, ठीक है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज सिंपली दैट इट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, यानी रूलिंग सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उससे एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए। इफ़ स्टेट में अगर जो है डिफरेंट पार्टी अगर मान लो रूल कर रही है या फिर कोलिशन की पार्टी रूल कर रही है, डजेंट मैटर, मेन जो है होना ये चाहिए कि इट इज इंश्योर दैट द गवर्नर जो है इम्पार्शियल रहना चाहिए एंड डज नॉट शो एनी फेवरिज्म टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर में रूलिंग पार्टी कोई भी क्यों ना हो, बट उसकी तरफ जो झुकाव जो है पर्सन का यानी गवर्नर का नहीं होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे वही बोला गया है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से अगर आप किसी ऐसे पॉलिटिशियन को, ठीक है, जो कि रूलिंग पार्टी का मान लो कोई पॉलिटिशियन है, उस पॉलिटिशियन को सेंटर गवर्नमेंट जो है गवर्नर की तरफ अपॉइंट कर देते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट में जो है कोई और पार्टी को जो है रूल कर रही है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर पार्टीज यानी कॉलिशन के फॉर्म में कोई और अदर पार्टी फॉर्म कर रही है, तो उस केस में देखने को ये मिलेगा कि उस सेंटर की पार्टी की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा, वो कहीं ना कहीं जो है फेवरेटिज़म उसका हमेशा देखने को मिलेगा जो भी रूलिंग पार्टी है सेंटर में। तो उस तरीके से अगर फेवरेटिज़म रहेगा, न्यूट्रल वे में काम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेल होती हुई नजर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द इफेक्टिव कंसल्टेशन विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर इन द सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बाय सुटेबली अमेंडिंग आर्टिकल 155। तो जिस तरह से भी बात की ही गई थी कन्वेंशन में, सेकंड कन्वेंशन यही थी कि जब जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो उन्हें कंसल्ट करना चाहिए स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कि हाँ भाई हम इस पर्सन को गवर्नर की तरह अपॉइंट कर रहे हैं। और उस तरीके से हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 155 जो कहीं ना कहीं गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात करता है, तो अगर उस आर्टिकल 155 को अमेंड कर दिया जाएगा तो जो प्रोसीजर है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कैन बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, मोर कंसल्टेटिव बना सकते हैं, एंड इट विल इंश्योर दैट द गवर्नर इज अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द मेरिट, यानी मेरिट के बेसिस पे उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नॉट फॉर द पॉलिटिकल कंसिडरेशन कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी ने बोला दैट्स वाई हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन सेलेक्टिंग अ गवर्नर, जब भी गवर्नर को सिलेक्ट किया जाएगा तो इनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मतलब एक तरह से यहाँ पे राज्यसभा कहीं ना कहीं पिक्चर में आ रही है, ठीक है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा से, तो इस तरीके से अगर आप गवर्नर को चूज़ कर रहे हो तो इनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। दिस कंसल्टेशन शुड बी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, शुड नॉट बी मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्लिगेशन, दैट्स वाई आप एक करो नहीं, एक इनफॉर्मल रखो, एक कॉन्फिडेंशियल रखो कि आप बातचीत करके आप बोल रहे हो कि हाँ ये इस तरीके से हम जो है इस पर्सन को गवर्नर जो अपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हम कह सकते हैं रिकमेंडेशंस थी जो कि सरकारी कमीशंस ने दी थी, बट राइट नाउ देखने को मिलेगा कि अभी जो मेथड फॉलो किया जाता है वो यही है कि किस तरीके से हमारा जो प्रेसिडेंट है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है उनको बेसिकली वो उनको बताते हैं प्रेसिडेंट को हाँ इस पर्सन को अपॉइंट करना है, तो वो उस बिहाफ में जो है उस पर्सन को गवर्नर की तरह नॉमिनेट अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कब ये कमीशंस की जो रिकमेंडेशन है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाएगी सो दैट गवर्नर भी एक इम्पार्शियल तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट देख लिया। सो आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो टॉपिक्स आपके बचे हैं लाइक गवर्नर का ऑफिस से क्या क्या कंडीशंस हैं एंड क्या क्या टर्म है गवर्नर के ऑफिस की और बाकी जो पावर्स है गवर्नर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।